नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जो भारत ने 79 साल यानी 79 ईयर्स पे जो अचीव नहीं किया, जो कामयाबी हासिल नहीं की, वो आखिरकार मोदी राज में हासिल हो गई। जो काम पूरा जोर लगाने के बावजूद हमारा प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान इतने सालों में नहीं कर पाया, वो मोदी राज में हो गया। जी हाँ, मोदी राज में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को दुनिया ने भारत से ज़्यादा महत्व दिया है। 1947 में आज़ादी के बाद से लगातार पाकिस्तान अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुनिया ने इन 79 ईयर्स में भारत को हमेशा पाकिस्तान से कहीं ऊपर रखा। जब भी दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट घटना होती थी, खास करके अगर कोई टेंशन है, तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता था कि भारत ऐसा देश है जो इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। लेकिन पहली बार मोदी राज में ऐसा हुआ है कि दुनिया का इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, जहाँ अमेरिका इन्वॉल्व है, जहाँ इजराइल इन्वॉल्व है, जहाँ ईरान इन्वॉल्व है, वहाँ पर मीडिएशन के लिए उन्होंने चुना पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जो खुद स्टेबल नहीं है आज तक, जो खुद दूसरे देशों के में आतंक को बढ़ावा देता है, जो खुद भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियों के पीछे रहा है एक्टिवली, उनकी आईएसआई हो, दूसरी एजेंसीज हो, भारत को हमेशा प्रॉब्लम करते रहे हैं, उस पाकिस्तान को भारत से ऊपर तवज्जो दी गई है। आज पाकिस्तान की आप मीडिया देखिए, पाकिस्तान की मीडिया छाती ठोक के कह रही है भारत को कि तुम अगर क्रिकेट ट्रॉफी हमसे नहीं लोगे, तुम हमसे क्रिकेट मैच में खेलोगे लेकिन हाथ नहीं मिलाओगे, तो तुम्हारी औकात वही है, क्योंकि आज दुनिया पाकिस्तान को सलाम ठोक रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया आज चला रहा है, और दुनिया की मीडिया भी पाकिस्तान के एफर्ट की सराहना कर रही है कि पाकिस्तान ने इतने बड़े मसले में एक मीडिएटर की भूमिका निभाई है और अच्छी भूमिका निभाई है। और वहाँ अब 10 तारीख को इन देशों के प्रतिनिधि हैं, मिलेंगे, और जो अभी लड़ाई फ़िलहाल टेम्परेरी रुकी है, इसके परमानेंट समाधान निकालेंगे। भारत इस पोजीशन में इसलिए पहुंचा क्योंकि मोदी राज में जो विदेश नीति की ऐसी तैसी फिरी है, वो आज तक कभी नहीं फिरी थी। जो भारत जाना जाता था अपनी न्यूट्रल विदेश नीति के लिए, वो भारत आज अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू दिख रहा है। और ये शायद न्यूट्रल रह भी लेता भारत, कुछ बचाव हो भी जाता, अगर ठीक युद्ध से पहले प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा नहीं होती, और उससे ठीक पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर लगातार बयानबाजी ना कर रहे होते। जिस तरह से भारत को पिछले 4-5-6 महीने में अमेरिका ने बुलडोज किया है, उससे लगातार भारत की स्थिति कमज़ोर हुई है। आज भक्त लोग, अंधभक्त लोग, आईटी सेल वाले इसे डिफेंड करने के लिए मालूम है क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उस ट्वीट का बखान कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ऊपर लिखाया ड्राफ्ट, यानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो सच में दलाल है, एक पपेट है, सारा कुछ मसौदा तो अमेरिका से छप के आया था कि प्रधानमंत्री ये ट्वीट करेंगे। एग्री, मैं मानता हूँ इस बात पे कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की खुद की इतनी औकात नहीं है। लेकिन इस आड़ में मोदी जी सर और मोदी सरकार की जो कमियां हैं विदेश नीति को लेकर, इसको छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप शहबाज शरीफ को निशाने पर ले रहे हैं, तो फिर वो क्यों भूल जाते हैं कि आपका जो ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर था, उसकी अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले की थी, और उसके बाद से लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसको आपने एक बार भी डिनाई नहीं किया। फिर उसके बाद ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से
आपको रशिया से तेल लेने से मना किया और आप मान गए, वो क्या था? और फिर उसके बाद जिस तरह से आपको इजराइल ने ठीक युद्ध से पहले अपने देश की यात्रा पर बुलाया, वो क्या था? ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था कि मेरी इस यात्रा के बाद क्या होने वाला है, इजराइल और अमेरिका क्या करने वाले हैं। अगर नहीं मालूम था तो फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी फेलियर है। अगर प्रधानमंत्री को मालूम था, उसके बावजूद भी अगर वो उस यात्रा पर गए हैं तो सवाल वहाँ भी उठते हैं। इसलिए जो 79 में हासिल नहीं कर पाए दोनों देश भारत पाकिस्तान, वो मोदी राज में हासिल हो गया। पाकिस्तान को उपलब्धि और भारत को शर्मिंदगी। सीधी सीधी बात यह है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। हमारी विदेश नीति चौपट कर दी और एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। वहीं भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। विदेश नीति में भारत कमजोर दिखाई दे रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, वो भारत ने ये मौका चूक गए हैं। अगर ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु में माना जाता और रखा जाता। लेकिन आज हर चीज महंगी हो रही है। एलपीजी नहीं, ये लापता गैस है, और सिलेंडर को जब नापोगे आप, वजन लोगे तो कम निकलेगा। जैसे खाद की बोरी में चोरी, वैसे ही लाल वाले सिलेंडर में चोरी हो रही है। लेकिन क्या करें, अभी भी हमें परोसा यही जाएगा कि हम तो विश्व गुरु हैं। मोदी जी जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। आज भी अमित शाह का यही बयान चल रहा है। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव ही क्या, चुनाव जीतना ही या चुनावी राजनीति ही क्या किसी प्रधानमंत्री या किसी सरकार की या किसी पार्टी की पहली प्रायोरिटी कैसे हो सकती है। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि दुनिया में कुछ हो जाए, भारत की रेपुटेशन के साथ कुछ हो, लेकिन मोदी जी की पहली प्रायोरिटी है चुनाव जीतना। इसलिए देश और दुनिया, पूरी दुनिया इनफैक्ट अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध को लेकर टेंशन में थी, इसके सोल्यूशन पे बात कर रही थी, इस पे काम कर रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी कामयाबी को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रास्ता ढूंढा, हेडलाइंस बदली और चुनाव की तरफ हम सब का ध्यान ले गए और चुनाव में व्यस्त हो गए। यानी चुनाव उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चुनाव में लच्छेदार भाषा और दुनिया भर का झूठ बोल लो तो वो सब चीज़ें इसके पीछे छुप जाती है। ये स्ट्रेटेजी प्रधानमंत्री ने अपनाई है और 12 साल से इसी स्ट्रेटेजी के ज़रिए चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही, लेकिन अब छुपना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं मोदी जी की, बात तो तय है। और रही बात बड़े बड़े लच्छेदार झूठे बयानों की, तो उसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो चेले भी तो उसी रास्ते पर चलेंगे ना। कल असम और केरल में वोटिंग है और असम में बीजेपी को एडवांटेज, केरल में कांग्रेस को एडवांटेज कहा जा रहा है। लेकिन मैं तो पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि असम में मुकाबला बहुत कड़ा है और लास्ट में तो कांग्रेस ने, खास करके जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर जो खुलासे या आरोप पवन खेड़ा ने लगाए हैं, उसके बाद तो चीज़ें और टाइट हो गई हैं। लेकिन आपको मालूम है असम में क्या एक पिछले 1.5-2 महीने से या 6 महीने से हमको परोसा जा रहा है कि वहाँ बीजेपी के लिए जीतना इसलिए आसान है क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत लोकप्रिय है। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत पॉपुलर है, उन्होंने बहुत काम किए हैं और उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें हराना मुश्किल है। लेकिन हकीकत में क्या सही में हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता उनका काम है या कुछ और है? ये देखिए
ये फर्स्ट पोस्ट की एक खबर है और ये खबर की है अंगना चक्रवर्ती, उनकी रिपोर्टर ने। इसकी हेडलाइन देखिए, हेडलाइन से आपको सारी चीज़ें समझ जाएगी। असम वोट्स विद एम्प्टी पॉकेट एंड कैश इन हैंड, मतलब असम मतदान करेगा खाली जेबें लेकिन हाथ में कैश के साथ। ये हेडलाइन ही अपने आप में पूरी कहानी बता रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी का राज क्या है। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा जो पॉपुलैरिटी जिसको कहा जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत पॉपुलैरिटी है, वो किसी काम की वजह से या किसी उसकी वजह से नहीं। उसकी वजह है जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैश इनफ्लो या यूं कहे रेवड़ियाँ जो बांटी हैं, उन रेवड़ियों की वजह से उनकी लोकप्रियता का पूरा ढांचा बना हुआ है। लेकिन इस रेवड़ियों की वजह से प्रदेश की आर्थिक हालत कितनी खराब हो गई है ये कोई नहीं सोचता। उदाहरण के तौर पे देखिए, ये जो असम का जो इस बार का बजट है उसमें इस अखबार के इस फ्रंटलाइन मैगजीन के मुताबिक जो स्कीम्स हाल ही में जिसमें कैश इनफ्लो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने चलाई है वो देखिए। अरुणोदय 3.0 स्कीम, इसमें महिलाओं को मंथली ट्रांसफ़र मिलता है कितना, 1250 रुपया हर महीने महिलाओं को। 2025-26 में 37.2 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए थे और 26-27 में 40 लाख परिवारों तक ये पहुंचेगा और इसका बजट बैठता है 5,000 करोड़। फिर उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, सीड कैपिटल प्लस लोन लिंकेज टू SHG वुमेन ग्रुप्स, मतलब पहले सीड फंडिंग और उसके बाद लोन। 10,000 की सीड कैपिटल और 25,000 का लोन विद सब्सिडी। 32 लाख महिला ग्रुप इस पे टारगेट है और टोटल बजट है इसका 3,038 करोड़। 25-26 का बजट है ये सारा। फिर मुख्यमंत्री निजुत मोइना, मंथली स्टाइपेंड फॉर फीमेल स्टूडेंट, मतलब महिला छात्र लड़कियों को जो स्टूडेंट हैं उनको हर महीने 1,000 से 2,500। 4.3 लाख लड़कियां 25-26 में से जुड़ी हुई थी और अगले साल इसके बढ़ने की उम्मीद है 5.5 लाख तक। कितना खर्चा 25-26 में, 391 करोड़ और 260 करोड़ इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फिर है एक मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा, मंथली और वन टाइम सपोर्ट फॉर न्यू ग्रेजुएट एंड रिसर्च, कितना 250 रुपया महीना या फिर 25,000 से लेकर 50,000 तक वह एक मुश्त। बेनिफिशियरी कितने 48,319, खर्च बजट कितना 25 करोड़। फिर है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान, इंटरप्राइजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, 2 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। 5 लाख का टारगेट है। डिग्री होल्डर, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर जिनको है इनको 2 लाख तक इसमें मिलता है और जो डिग्री होल्डर है प्रोफेशनल डिग्री होल्डर उनको 5 लाख मिलेगा। 1 लाख युवाओं को इस पे जो है जोड़ने का टारगेट है और टोटल बजट है 773 करोड़। अब आप ये निकालिए 5,000 करोड़, 3,038 करोड़, 391 करोड़, 25 करोड़ और 773 करोड़, ये सारे कैश बेनिफिट्स। अब ये कैश बेनिफिट्स क्या असम की इतनी कमाई है, क्या असम इतना अमीर है कि इतना पैसा अफोर्ड कर पा रहा है या अफोर्ड कर पाएगा? मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि पिछले 5 साल में उनके यहाँ की जो जीडीपी और पर कैपिटा है वो 45% तक बढ़ी है। उनका ये कहना है कि 45% तक उनकी जो है ग्रोथ हुई है, जबकि हकीकत ये है कि 2024-25 है उसका जो पर कैपिटा इनकम है असम की वो 85,503 है, जो 35.8% इंक्रीज है 2020-21 से, जब बीजेपी की ही सरकार थी। पूरे देश में असम का रैंक 23वां है, 32 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 23वें नंबर पर असम है। ये पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिगर आरबीआई का 2023-24 का। फिर देखिए, फिर
1991 से 2021-2022 के बीच इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी था असम का, वो 2.6% से 1.8% पे आ गया था जीडीपी पे जो शेयर था। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, और जो थोड़ा सा 2025 में बढ़कर 2.9 हुआ है। देखिए 2091 में 2.6% था असम का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जो आज 2.09 है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है। ये हालत है राज्य के फिजिकल, उसमें आर्थिक स्थिति ये है। इसी खबर के अनुसार एक जो पीरियोडिक लेबर सर्वे हुआ है, उसके अनुसार असम में 8,000 से 10,000 तक पर मंथ लोगों की नॉर्मली इनकम होती है, 8,000 से 10,000 के बीच में। और ये जो सारी स्कीम्स मैंने आपको गिनाई ना, इन सब का पता कितना बजट, असम का जो अभी आर्थिक हालत क्या है। असम की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ मार्च 2025 में थी, वो 1,78,058.9 लाख करोड़ थी, जो इस बार बढ़कर 2,06,608.3 करोड़ होने की उम्मीद है मार्च 2026 तक। 2,06,608.3 करोड़ का कर्ज असम पर है। ये आरबीआई का डाटा कहता है, जिसके हिसाब से स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो लायबिलिटी है वो 27.9% पर है। ये है हिमंता बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी का राज। और ये हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही नहीं है, जितनी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है आपको वहाँ पर यही स्थिति मिलेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी रूल्ड स्टेट को सेंटर से मिलने वाली मदद में कभी कोई कमी नहीं आती, बल्कि बढ़ता है। लेकिन जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वहाँ की राज्य सरकारों को केंद्र से मदद के नाम पर रुलाया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। कोई ना कोई किसी न किसी बहाने उनकी कोई ग्रांट, कोई पैसा, कोई जीएसटी का पैसा, कुछ ना कुछ रोका जाता है, ताकि नॉन बीजेपी सरकारें या नॉन एनडीए सरकारें ये जो कैश स्कीम्स हैं, जिसके सहारे बीजेपी हर चुनाव जीतती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे हरियाणा हो, हर चुनाव कैश इनके ट्रांसफ़र की स्कीम्स पर जीतती है। ये स्कीम्स नॉन एनडीए सरकारें या नॉन बीजेपी सरकारें लागू ना कर पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए विपक्ष की सरकारों को खूब रुलाया जाता है आर्थिक हालत पर, आर्थिक मोर्चे पर। हर बार आप देखोगे जब भी किसी विपक्षी पार्टी का, खास करके कांग्रेस के सीएम दिल्ली आते हैं, वो वित्त मंत्री से ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि सबका एक ही कहना है कि उनका कोई ना कोई ग्रांट रुकी होती है। आप हिमाचल की बात देख लीजिए। हिमाचल की इस वक्त आपको आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत बड़े बड़े आपने सुने होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी कि कंगाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि उस पर अभी 1 लाख करोड़ का भी कर्ज नहीं है, उससे थोड़ा कम ही है। उसके बावजूद ये बताया जाता है कि वहाँ सैलरी देने के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि ये नहीं बताया जाता कि मुख्यमंत्री बार बार वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर से क्यों मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्रांट्स उनकी रोक दी गई हैं। और दूसरी बात, जो आपदा आई, जो मॉनसून से नुकसान हुआ, उसका अभी बहुत कम पैसा, केंद्र ने जितनी मदद करनी थी उतनी मदद नहीं की, लेकिन जिसका वादा भी किया था उसका बहुत कम परसेंटेज हिमाचल को मिला है, जबकि उत्तराखंड को बिन मांगे केंद्र से तुरंत पैसा मिल जाता है, बिन मांगे मिल जाता है उनको। ये फ़र्क है, ये तरीका है विपक्षी सरकारों का गला घोटने का। अपनी तरफ से जितनी मर्जी स्कीम्स बांट लीजिए, लेकिन इसका टेम्परेरी फ़ायदा तो है। अल्टीमेट नुकसान क्या है? अल्टीमेट नुकसान इस तरह की राजनीति का इस देश के लोकतंत्र को है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा कि कैश बेनिफिट्स देते रहो और सरकारें बनाते रहो, तो एक दिन इस देश के सभी राज्य कंगाल हो जाएंगे। उनके पास तनख्वाहें देने का भी पैसा नहीं होगा।
फिर वो किस पे डिपेंडेंट होंगे? फिर वो डिपेंडेंट होंगे केंद्र सरकार पर। और जब सब कुछ केंद्र सरकार को ही चलाना है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र ही फिर तय करेगा कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा या कौन सा राज्य कैसे चलाया जाएगा। जब केंद्र ही सब कुछ चलाएगा तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं वो पावर का वो कहाँ रहा? सब कुछ केंद्र के हाथ में रहेगा तो जो भारत के संविधान की मेन रूपरेखा है ये उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। आप समझिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही है कि अल्टीमेटली हर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट किया जाए, उनके आगे कटोरा मांगने को फैलाने पे मजबूर किया जाए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ें डिक्टेट कर पाए। और जब नॉन बीजेपी सरकारें अपने वादे पूरे नहीं कर पाएंगी या सैलरीज नहीं दे पाएंगी तो जाहिर सी बात है लोग चुनेंगे फिर बीजेपी सरकारों को, और बीजेपी सरकारों को फिर केंद्र सरकार अपने हिसाब से चलाएगी। ये इस देश के संविधान और इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए बहुत बहुत गड़बड़ है और बहुत बड़ा खतरा है। अब बात अगर लोकतंत्र की है या फिर संविधान की है, लोकतांत्रिक सिस्टम की, इसे बचाने का जिम्मा किस पे होता है? इसे बचाने का जिम्मा होता है फिर जो हमारे संविधान में या हमारे संस्थागत जो प्रक्रिया है उसमें कुछ संस्थाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उन पर भार रखा गया, जिसमें एजेंसीज हैं। सबसे बड़ा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जब तक मजबूत है तब तक इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप तोड़ नहीं सकते। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, मैं ये मानता हूँ ये दो संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से सरकार के आगे नतमस्तक है, जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज उसे एक बीजेपी का एजेंट करार दे रही हैं, उसके हिसाब से तो लगता नहीं है कि वहाँ से भी कोई उम्मीद है। क्योंकि देखिए, इसका एक उदाहरण है, चुनाव आयोग का आज का ट्वीट देखिए और भाषा देखिए। चुनाव आयोग के ट्वीट की एक्स पे लिखा जो मैसेज है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। किसी पार्टी के लिए चुनाव आयोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्योंकि टीएमसी का डेलीगेशन मिलने गया था। टीएमसी के डेलीगेशन का कहना है कि 2 मिनट बाद ही हमें गेट आउट कर दिया गया था क्योंकि वो शिकायतें लेके गए थे। और चुनाव आयोग इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि अब की बार ऐसे होगा वैसे हो। तो अब तक जो चुनाव हुए चुनाव आयोग नहीं किए थे ना, पिछली बार 2021 में भी तो चुनाव आयोग नहीं किए थे। अगर ये सब हो रहा था, सबसे पहली बात तो फिर चुनाव आयोग को खुद पे सवाल उठाने चाहिए। तो चुनाव आयोग के काम करने पर सवाल उठता है कि अगर ये सब अब तक हो रहा था तो किसकी कमी है? आपकी कमी है, क्योंकि चुनाव तो आपकी देख रेख में होते हैं। और दूसरी बात, ये सिर्फ टीएमसी को क्यों है? क्या आप मैसेज देने की कोशिश करें कि ये सब सिर्फ टीएमसी करती है, जबकि चुनाव तो वहाँ बीजेपी भी लड़ रही है, मेजर ओपोनेंट तो बीजेपी है, लेफ्ट भी लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है, बाकी भी लड़ रहे हैं। ये सिर्फ संदेश टीएमसी को क्यों दिया गया? ये बताता है कि चुनाव आयोग किस उस पर काम कर रहा है। अब दूसरी संस्था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस तरह से 91 लाख वोट काट दिए गए हैं, उसको लेकर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो हैरान कर देने वाली है। राहत के लिए आदमी कहाँ जाए? अगर सरकार से राहत नहीं मिली, सरकार आपकी दुश्मन बनी बैठी है, तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, तो इसका क्या मतलब होता है? ये एसआईआर की प्रक्रिया पे शुरू से सवाल है। इतनी क्या जल्दी है चुनाव आयोग को एसआईआर कराने की कि बंगाल का चुनाव भी निपटने नहीं? जब आपके पास वक्त कम था, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती थी, तो फिर आपने ये प्रक्रिया को टाल क्यों नहीं दिया? पिछली ही सूची पे क्यों नहीं किया कि अभी 26 या 32 कितने लाख लोग, मैं भूल गया कितने लाख वोटर हैं जिनका फैसला जब तक होगा तब तक मतदान हो चुका होगा पश्चिम बंगाल में। और ये एसआईआर का सबसे बड़ी बात है, उससे सिस्टम पे ही बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अब तक देखिए, द टेलीग्राफ ने ये छापी है कि स्टेट वाइज अब तक जो ब्रेकअप है, जितना भी एसआईआर हुआ है, देखिए तमिलनाडु में
नंबर ऑफ वोटर्स बिफोर एसआईआर, एसआईआर से पहले 6.41 करोड़ वोटर थे और एसआईआर के बाद घटकर रह गए 5,67,067 करोड़ वोटर, यानी तकरीबन 1.02 करोड़ वोट कम हुए हैं, जो बनता है 15.85% डिलीशन परसेंटेज। केरल में एसआईआर से पहले 2.79 करोड़ थे और एसआईआर के बाद 2.7 करोड़ रह गए। वोट जो हटे हैं वो 24.62 लाख वोट हटे हैं, 8.84%। गुजरात में एसआईआर से पहले 5.08 करोड़ और एसआईआर के बाद 4.40 करोड़ जो हटे हैं, जो नाम कटे हैं 77.69 लाख और डिलीशन परसेंटेज 15.28। बिहार में एसआईआर से पहले 7.89 करोड़ वोट और एसआईआर के बाद 7.42 करोड़ वोट कटे, 68.66 लाख, डिलीशन परसेंटेज 8.7। मध्य प्रदेश 5.7 करोड़ पहले थे, एसआईआर के बाद 5.4 करोड़, 45.11 लाख वोट कट गए, डिलीशन परसेंटेज 7.86। छत्तीसगढ़ एसआईआर से पहले 2.12 करोड़ वोटर, एसआईआर के बाद 1.87 करोड़ कटे, 28.44 लाख, डिलीशन परसेंटेज 13.39। राजस्थान में एसआईआर से पहले 5.47 करोड़ वोट और एसआईआर के बाद 5.16 करोड़ वोट, यानी 44.28 लाख वोट कट गए, परसेंटेज 8.1। गोवा में एसआईआर से पहले 11.85 लाख वोट, एसआईआर के बाद 10.58 लाख वोट कटे, 1.4 लाख वोट। अंडमान निकोबार में इसी तरह से 3.1 से कम हुए, 2.58 कटे, 69,283। लक्षद्वीप में 57,813 से कट के रह गए 57,607। पौडीचेरी में 10.22 लाख से घटकर रह गए 9.44 लाख, 1.19 लाख वोट कट गए। ये हुआ है एसआईआर के बाद। इतने वोट कम हुए हैं, इतने सारे वोट कम हुए हैं, फिर तो इस हिसाब से मुझे लगता है फिर इंडिया की पॉपुलेशन भी जो दर बताई जा रही, फिर तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर इतने इतने वोट कम हो रहे हैं, फिर तो मुझे नहीं लगता कि जो हम कहते हैं कि हम 140 करोड़ है, हम 150 करोड़ है, मुझे नहीं लगता कि हम इतने हैं। फिर तो पॉपुलेशन भी कम होनी चाहिए ना भाई। और क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सारे के सारे वोट वो कटे हैं जो मर गए हैं या इस दुनिया में नहीं है या भारत छोड़ के चले गए, नहीं। ज़्यादातर वोट वो हैं जो आज भी खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा वोट कट गया। पश्चिम बंगाल उसी का तो उदाहरण है, उसी को लेकर तो पंगा पड़ा है। बिहार के कितने लोग राहुल गांधी ने खड़े किए थे स्टेज पे, लोग जिंदा हैं जिनके वोट कट रहे हैं। तो फिर उनको पॉपुलेशन में कैसे काउंट करेंगे आप? अगर आप उनको पॉपुलेशन में काउंट करेंगे, फिर आप उनका वोट अधिकार कैसे काटोगे? ये सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है और जो ये दिखाता है कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर कैसे काम कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इस तरह की टिप्पणियां मिलेगी, फिर तो आदमी के लिए क्या रास्ता बचता है, आप खुद समझदार हैं। इसलिए ये जो इस वक्त इस देश में हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मकसद एक दिख रहा है, हर हाल में, चाहे वो गांव के सरपंच का चुनाव हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो, बस चुनाव जीतना है, सत्ता में रहना है। और सत्ता में क्यों रहना है? वो इसलिए रहना है कि सत्ता से अगर हटे, जो दूसरा सत्ता में आएगा वो सारी पोल खोल के रख देगा। और अभी तो हेमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा मामले में हेमंता बिस्वा शर्मा की झल्लाट बता रही कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो सारी की सारी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।